बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे तो एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन अपने आक्रामक अंदाज से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1960 से, जब महाराष्ट्र को एक नए राज्य का दर्जा मिला था। उस समय मुंबई में दक्षिण भारत के लोगों का वर्चस्व था। नौकरी से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक हर जगह दक्षिण भारत के लोगों का दबदबा था। बाल ठाकरे ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और उनका नारा था, मुंबई मराठियों की है और मराठियों को उनका हक मिलना चाहिए। वर्ष 1960 में उन्होंने एक मराठी पत्रिका शुरू की जिसका नाम था मार्मिक, और यही वो मंच था जहां से उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उठाया। शुरुआत में इस पत्रिका में उनके राजनीतिक कार्टून और व्यंग छपा करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह पत्रिका मराठी अस्मिता की एक पहचान और आवाज बन गई। 19 जून 1966 को, यानी आज ही के दिन 1966 में, उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में शिवसेना की स्थापना की और नारा दिया, मराठी माणूस पहिले, यानी मराठी व्यक्ति पहले। महाराष्ट्र में पहला हक मराठी व्यक्ति को मिलेगा, मराठी माणूस को मिलेगा। और महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक हीरो मिल गया, उन्हें एक नायक मिल गया जो उनके हक की बात कर रहा है, जो उनकी पहचान की बात कर रहा है, जो मराठी अस्मिता की बात कर रहा है। और उन्होंने बाला साहब ठाकरे को रातों रात अपना हीरो बना दिया। बाला साहब ठाकरे ने मराठी माणूस की पहचान को इसके बाद वोटों में बदल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। बाल ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतीक बनाकर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की राजनीति को फिर आगे बढ़ाया। और दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, आपातकाल के दौरान बाल ठाकरे ने उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उनकी राजनीति कांग्रेस विरोध की पहचान बन गई। 1980 और 90 के दशक में बाल ठाकरे दो नामों से बहुत लोकप्रिय हुए। एक तो उन्हें कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरा उनका नाम पड़ा टाइगर। उनके समर्थकों का मानना था कि वो हिंदुओं के हितों को किसी टाइगर की तरह आक्रामक तरीके से उठाते हैं, और खुद उनकी जो शख्सियत है वो एक टाइगर की तरह है, किसी से डरते नहीं है। 1990 के दशक में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र में हिंदुओं को एकजुट करने का भी काम किया, और तब बाल ठाकरे की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर होने लगी जो हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। इसी कारण उनके समर्थकों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहना शुरू कर दिया। आणि आमची 4.5 वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता होती, पण हिंदू मुसलमानांची एकही दंगल होऊ शकली नाही, हिम्मत झाली नाही त्यांची दंगल करण्याची। ही शिवसेना। बरंच मिरजेला दंगल झाली तर झाली, 2 दिवस विसर्जनाला असतानाच दंगलीला सुरुवात। दंगल कशावरून? अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला। तुमचा निघाला का? काढण्याची इच्छा आहे। अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढून बाबासाहेब भोसले घराणं मुख्यमंत्री असताना पुस्तकातून तो धडा काढून टाकला, मुसलमानांच्या भावना दुखावतील म्हणून। तो बाल ठाकरे बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात करते थे और ये चिंता नहीं करते थे कि किसे उनकी बात बुरी लगेगी। साफ साफ बात करते थे और हिंदुओं के हितों की बात करते थे। तो वैसे तो बाल ठाकरे अक्सर अपने भाषणों के लिए विवादों में रहते थे। भाषणों में बातें ही ऐसी करते थे कि अक्सर विवाद हो जाया करता था। अक्सर मुसलमानों के खिलाफ भी वो बात करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाते थे। लेकिन शिवसेना की राजनीति में सबसे बड़ा वायरल मोमेंट उस समय आया जब वर्ष 1991 में बाल ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है, और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी ताकि ये मैच ना हो सके, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की ये सीरीज रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि बाल ठाकरे ने इतना दबाव डाल दिया था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अगर आज उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो ये तस्वीरें बड़ी वायरल हो चुकी होती, लेकिन बिना सोशल मीडिया के भी उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल पाए। वर्ष 1995 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और अच्छी बात यह थी कि बीजेपी और शिवसेना की जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल मिलती थी, वो एक दूसरे की पूरक थी, ये नेचुरल पार्टनर्स थे। और इसके बाद
बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक बदलाव आने लगे और जो बदलाव आ रहा था सांस्कृतिक रूप से, इसे बाल ठाकरे की एक बड़ी जीत माना गया। 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की उम्र में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो पूरी मुंबई थम गई थी। उनके अंतिम दर्शन के लिए लगभग 20 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। यह भारत के किसी भी नेता की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक थी, जिससे उनकी लोकप्रियता दिखाई देती थी। बाल साहब ठाकरे कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बने और उन्होंने कभी कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं संभाला। इसके बावजूद दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव इतना मजबूत रहा कि लोग कहते थे असली सत्ता मंत्रालय में नहीं बल्कि मातोश्री में बैठती है। बाला साहब ठाकरे की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक परिवार की कहानी भी है जिसे कभी महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार माना जाता था। तब बाल ठाकरे के साथ उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनके भतीजे राज ठाकरे और पूरा परिवार एक साथ था। उस समय कई लोग राज ठाकरे को बाला साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने वर्ष 2003 में अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और यह पार्टी अपने बेटे के हाथ में दे दी। फिर राज ठाकरे ने इस बात से दुखी होकर शिवसेना को छोड़ दिया और वर्ष 2006 में अपनी अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। यह ठाकरे परिवार में पहली बड़ी राजनीतिक दरार थी जिससे मराठी वोटों का बंटवारा हुआ। यह अलग बात है कि राज ठाकरे की पार्टी और खुद राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ खास कर नहीं पाए और उनकी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र की एक छोटी सी पार्टी बनकर रह गई। वो विरोध तो बहुत करती है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना, ये सब बहुत अच्छा करती है, लेकिन वो सीटें नहीं जीत पाती, चुनाव नहीं जीत पाती, इसलिए वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि वर्ष 2026 में उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाइयों ने मिलकर एक बार फिर से बीएमसी का चुनाव लड़ा था।